मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी काश। ट्रेन ने चलने का सिग्नल दे दिया था। ऋचा बुझे मन से एक किनारे बैठकर खिड़की से बाहर देख रही थी। ट्रेन ने जैसे ही हल्की चाल में चलना शुरू किया, तभी एक जाना पहचाना सा चेहरा आकर उसके बगल में बैठ गया। कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करके, उन्हें थोड़ा खिसकने के लिए बोलकर थोड़ी सी जगह में बैठ गया। ऋचा अकेले ही सफर कर रही थी। पति जाने के समय तक कहते रहे कि साथ लेकर चलूंगा, मगर फिर उसे अकेले जाने को कह दिया। इसीलिए टिकट भी नहीं हो पाया था। बैठ गई थी रिजर्व कोच में। टीटी आएगा तो देखूंगी क्या ऑप्शन मिलता है। स्टेशन कंफर्म करने के लिए साधारण टिकट ले लिया था, मगर अचानक यूं उस शख्स का मिलना, लग रहा था जो हुआ अच्छा हुआ। जिंदगी कभी कभी हमारी आंखों के सामने ऐसे मंजर लाकर खड़े कर देती है जो हमने कभी सोचे भी ना हो। वो आया और ठीक ऋचा के बगल में बैठ गया। ना ऋचा की तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। असल में वो किसी पर भी गौर नहीं कर रहा था, अपने में ही मगन सा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इस वजह से वो हल्का सा भीग भी चुका था। ऋचा ने नजरें चुराते हुए कनखियों से उसकी तरफ देखा। इतने सालों बाद इस उम्र में भी कुछ किलो वजन बढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं बदला था उसमें। फिर उसने पैंट की जेब से मोबाइल निकाला और शर्ट की जेब से चश्मा, और अपने मोबाइल में गुम हो गया। चश्मा तो चढ़ गया था, पर बालों में सफेदी कहीं भी नहीं झांक रही थी। ऋचा कुछ झेप सी गई। उसके बालों ने काफी रंग बदल लिया था, और उसने मायके जाने के पहले भी उन्हें ढकने की कोशिश नहीं की थी। वो शख्स ऋचा का पहला प्यार था। आज भी ऋचा हर सोशल मीडिया अकाउंट पर उसे चोरी छुपे फॉलो करती थी। उसकी हर पोस्ट पर खुद को तलाशने की कोशिश करती थी। आज वो उसे पहचान तक नहीं रहा था। उन दोनों के बीच कभी खुलकर प्यार का इजहार नहीं हुआ था। बस वो बिना किसी की परवाह किए ऋचा के लिए ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव था, और ऋचा को उसका ऐसा करना बहुत पसंद आता था। कॉलेज पूरा हो गया, उसका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया, और ऋचा की शादी हो गई। जब भी मायके जाती तो किसी न किसी तरह उसकी पूरी खोज खबर लगाने की कोशिश करती। बस ऐसे ही दोनों अपनी अपनी जिंदगी के रास्तों पर चले जा रहे थे। आधे घंटे से ज्यादा हो गया वो मोबाइल में ही मशगूल रहा। ट्रेन जैसे जैसे ऋचा के गंतव्य की ओर बढ़ रही थी, ऋचा को सफर पूरा होने के सुकून के बजाय बेचैनी हो रही थी। सफर पूरा हो गया तो फिर शायद कभी दोबारा ये चेहरा देखने को ना मिले। उसने एक बार फिर अपने मोबाइल पर उसके सोशल मीडिया अकाउंट खोले। कंफर्म वही था। वो तो सिर्फ उसकी आंखों को देखकर भी उसे पहचान सकती थी, और वो तो पूरा का पूरा उसके सामने बैठा था। वो उसे पहचानने में गलत हो ही नहीं सकती। कुछ देर बाद टीटी आ गया। ऋचा ने टीटी को अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने रिजर्वेशन चार्ज लेकर ऋचा को वही सीट अलॉट कर दी। ऋचा से पूछकर टीटी ने मेरठ तक का उसका टिकट बना दिया। बाय लक वो खाली थी। फिर टीटी ने उस इंसान से टिकट दिखाने के लिए कहा। उसने बिना हिचकिचाए कह दिया, नहीं है।
टीटी ने बताया, फर्स्ट स्टेशन से फाइन के साथ चार्ज लगाकर टिकट बनेगा। उसने उतनी ही गंभीरता से जवाब दिया, बना दीजिए। टीटी ने फिर पूछा, कहाँ तक? उसने बेपरवाह नजर से इधर उधर देखा और बोला, मेरठ। टीटी के जाने के बाद वो फिर पहले की तरह बैठकर मोबाइल देखने लगा। अब ऋचा से रहा नहीं गया। उसने पूछ लिया, मेरठ में आपका घर कहाँ है? उसने बिना ऋचा की तरफ देखे जवाब दिया, पहले था, पर अब मेरा वहां कोई नहीं। ऋचा बोली, मतलब? जवाब आया, बचपन से कॉलेज तक मेरठ में बीता है। अब माता पिता मेरे साथ रहते हैं और हमारा वहां कुछ भी नहीं। ऋचा के सवालों और उसके जवाबों में ऋचा और उलझती जा रही थी। उसका दिल कह रहा था यह सफर कभी खत्म ना हो। वो यूं ही बैठे उससे जिंदगी भर बातें करती रहे। ऋचा ने फिर पूछा, किसी काम से आप अपने पुराने शहर जा रहे हैं? उसने पहले वाली वही ओवर केयरिंग आंखों से ऋचा की तरफ देखा और बोला, तुम्हें स्टेशन पर अकेला देखा। कल राखी है, इसीलिए स्टेशन पर, ट्रेन में, हर जगह कितनी भीड़ है। तुम्हें इस तरह अकेले सफर नहीं करना चाहिए। ऋचा की आंखें झिलमिला गईं। ओह, तो इसलिए इसके पास टिकट नहीं था। मेरे लिए उसने बिना हिचकिचाहट ये सफर शुरू कर दिया था। वो बोली, क्या करूं, इनको टाइम ही नहीं मिला। राखी पर तो भाई के पास जाना ही था ना जाने कितने दर्द एक साथ उमड़ पड़े थे। 2 आंसू आंखों से भी टपक गए। रो रही हो? उसने पूछा। ऋचा ने बाकी सबसे अपनी आंखों को छुपाते हुए कहा, नहीं, बस यूं ही। वो बोला, भाई भी तो आ सकते थे। सबको पता है तुम्हारा नेचर, इतनी इंडिपेंडेंट और बोल्ड नहीं हो तुम। फिर भी। ऋचा चुप थी, फिर धीरे से बोली, समय बहुत कुछ सिखा देता है। कई बार बहुत कुछ ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। सबके पास अपने अपने रीजंस हैं। मैं हाउसवाइफ हूँ। सारे रिश्तों को एक साथ लेकर चलने के लिए बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू। फिर एक लंबी आह भरकर कहा, मुझे छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। उसने सीधे साधे शब्दों में जवाब दे दिया, सब बढ़िया है। अब न जाने कहां से ऋचा में हिम्मत आ गई। उसने पूछा, मेरी याद आती है कभी? उसने कुछ नहीं बोला। बस एक बार फिर उसने प्यार छलकाती आंखों से उसकी तरफ देख लिया। ऋचा बोली, सॉरी, ऐसे ही पूछ लिया। अब तो हम इतने बड़े हो गए हैं ना, अपनी अपनी जिंदगी के रास्ते पर इतने आगे निकल चुके हैं, इतने मैच्योर हो चुके हैं कि बिना किसी गलतफहमी के कुछ मन की बात कर सकें। उसने अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें रखी हुई देवी माँ की फोटो ऋचा को दिखाई, जो उसने ही लाकर दी थी जब उसका फौज में सिलेक्शन हो गया था। उस तस्वीर का उसके पर्स में होना ही ऋचा के सवाल का जवाब था। वो अब भी उसकी यादों में हर पल उसके साथ थी। इतनी बातों का जवाब मिलने के बाद ऋचा की हिम्मत अब एक कदम और आगे बढ़ने की हो गई। उसने पूछा, कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुमने कभी मेरी आंखों में अपने लिए प्यार को नहीं पढ़ा? मैं लड़की हूं, मैं कैसे पहल करती? एक अच्छे दोस्त की तरह कभी तुम्हारी किसी बात को मानने से इनकार किया हो तो बताओ। इससे ज्यादा मैं और क्या करती कि तुम समझ जाओ? वो बोला, जानता हूं, मैं भी इस जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ ही चाहता था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पोस्टिंग ज्वाइन करने से पहले आया था मैं मेरठ। सोचा था अब तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगने के लायक हो गया हूं, पर अपने घर के ड्राइंग रूम की टेबल पर तुम्हारी शादी का कार्ड रखा देखा।
जब साथ थे तो कभी अपने मन की बात कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये डर था कि पता नहीं तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लायक बन पाऊंगा या नहीं। जब उस लायक हुआ तो देर हो गई। शायद किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं था। तुमसे भी क्या शिकायत करता, मैंने तो कभी तुमसे कोई वादा किया ही नहीं था। कैसे इंतजार कर सकती थी तुम मेरा? वादा इसलिए नहीं किया क्योंकि नहीं चाहता था कि तुम मेरे इंतजार में खुद से नाइंसाफी करो। मेरे वादे पर यकीन करके दुनिया की दुश्मनी मोल ले लो। कभी कभी ये सोचकर सुकून भी मिलता है कि तुम मेरी जीवन संगिनी नहीं बनी। एक फौजी के परिवार को बहुत मजबूत होना होता है। तुम तो गुलाब के फूल की तरह नाजुक थी। फिर तुमसे मिलने की कोशिश कभी इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें। स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती। मिलकर कहता भी क्या, मन तो तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाया। सोशल मीडिया अकाउंट पर ढूंढ लिया था मैंने तुम्हें और बड़ी तसल्ली होती थी तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ हंसती हुई तस्वीरों में देखकर। मैंने हमेशा बस यही चाहा कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। मेरठ स्टेशन करीब आता जा रहा था। ऋचा की सांसें तेज होती जा रही थीं। उसने सीट पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बाकी बचे हुए रास्ते चुपचाप ही बैठी रही। बस जैसे जैसे मेरठ स्टेशन करीब आ रहा था, उसके हाथों पर ऋचा की हथेलियों की पकड़ कसती जा रही थी। स्टेशन पर उतर के उसने अपने पुराने ओवर प्रोटेक्टिव अंदाज में ऋचा का सामान उठाकर उसे टैक्सी कराकर उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। ऋचा आंखों के ओझल होने तक उसे पलटकर देखती ही रही। वो चला गया। उसके बाद कभी उन दोनों की बात भी नहीं हुई क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के नंबर ही नहीं लिए थे। शायद रिश्तों की गरिमा बनाए रखने के लिए ये जरूरी था। एक पवित्र रिश्ता था उन दोनों के बीच। ऋचा फौजियों से जुड़ी हर खबर का एक एक शब्द ध्यान से पढ़ती। उसे हर वक्त एक डर सा सताता रहता था। हमेशा उसकी सलामती के लिए मन्नत मांगती रहती थी और एक दिन उसका वो डर सच हो गया। एक टेररिस्ट अटैक में शहीद हुए फौजियों की लिस्ट में उसका भी नाम था। ऋचा को याद नहीं कि वो कब तक सबसे छुप छुप कर रोती रही। उसे रह रह कर याद आता, उसने कहा था एक फौजी के परिवार को बहुत मजबूत होना पड़ता है। एक कैलेंडर के सारे पन्ने पलट गए। फिर से रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। वो एक बार फिर ट्रेन से मेरठ तक का सफर अकेले तय कर रही थी। आज भी छीनी छीनी बारिश हो रही थी। वो एक बार फिर उन पलों को जी लेना चाहती थी। दिल को सब पता था, पर नजरें फिर भी उसी मंजर को ढूंढ रही थीं। काश वो चेहरा एक बार फिर सामने आ जाता। काश वो कुछ समय और साथ साथ चल सकते। काश वो एक बार फिर उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे महसूस कर सकती। काश। ऐसी ही और प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय RJ तनु।